हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो हमने कल किया था उसको एक बार समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला था, बोहर ने रदरफोर्ड के बाद बोहर आया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, अपना थ्योरी दिया था ऑन द एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और ये जो एटॉमिक मॉडल था इट वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स, या फिर हम कह सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड था। और ये किसको सपोर्ट कर रहा था, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहा था। और हमने क्या देखा था कि इसने कुछ अपने पोस्टुलेट्स मतलब एजम्पशन निकाले थे अपना मॉडल देने से पहले। तो पहला मॉडल जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था मॉडल का वो ये था कि एंगुलर मोमेंटम, जो हमने जिससे फॉर्मूला निकाला था कि mvr दैट इज द एंगुलर मोमेंटम शुड बी क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड क्या मतलब है कि ये h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इट शुड बी इक्वल टू nh/2 पाई। पहली बात। दूसरी चीज हमने देखी थी कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो देयर शुड बी टू ऑपोजिट टेंडेंसीज दैट आर इक्वल टू ईच अदर, जिसकी वजह से जो दूसरा था वो हमने देखा था कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो दो ऑपोजिट फोर्सेस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो ऑपोजिट फोर्सेस में एक तो हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तरफ, जो कि किस तरफ काम कर रहा था, टुवर्ड्स द सेंटर, और अवे फ्रॉम द सेंटर हमेशा कौन सा फोर्स काम करता है, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है, mv² बाय r के, और ये किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज k q1 q2। तो q1 अगर न्यूक्लियस है, q2 हमारा इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है, एटॉमिक नंबर इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और इलेक्ट्रॉन पे भी e चार्ज होता है तो k ze² अपॉन r²। तो ये था हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि कल मैं बताना शायद रह गया था, जबकि आपने नोट्स में लिखा होगा कि बोहर मॉडल ऑफ एटम का इसका एक स्पेशलिटी कह लो या फिर लिमिटेशन कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन बोहर मॉडल ऑफ एटम जो था वो एप्लीकेबल था सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में एप्लीकेबल था। नोट करके आपने लिखा भी होगा कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज कौन से होते हैं, हाइड्रोजन कैसा होता है बताओ। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज को मैं क्या बोल सकती हूँ कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बोल दे या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही बोहर मॉडल ऑफ एटम एप्लीकेबल होगा। इतनी बात कान खोल के सुन लो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पर तो एप्लीकेबल है ही, ठीक है। या फिर हाँ आइसो इलेक्ट्रॉन, लेकिन जिनका इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो, एक ही हो। मुझे बताओ हीलियम, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या हीलियम पे एप्लीकेबल होगा, नहीं। क्या He+ पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो लिथियम में तो एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसको मुझे एक इलेक्ट्रॉन बनाना है तो इसमें से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, अब इस पे एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन एप्लीकेबल नहीं होगा, तो बेरिलियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेती हूँ, ठीक है। बोरॉन, बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एप्लीकेबल नहीं होगा तो मैं इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देती हूँ। अब ये सारे क्या बन गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो गए, या फिर अगर मैं बोलूं आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो कितने भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा मुझे बताओ Z क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का Z = 1 हो जाएगा, हीलियम का Z क्या हो जाएगा, व्हाट इज द Z फॉर हीलियम, हीलियम क्या होता है 2He4, तो Z तो सेम ही रहेगा चाहे आयन बन जाए, तो 2 हो जाएगा। इसका Z क्या होता है, 3 होता है, इसका Z क्या होता है, 4 होता है, और इसका Z क्या होगा, 5 होगा, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है, ठीक। क्लियर है सबको। यहाँ से कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला देखा था कि हम क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ किसका, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हैं, और हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी थी इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से। हमने रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाला था, जो लंबा वाला फॉर्मूला था मैंने आपको बोला था याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप वेलोसिटी निकालोगे और वेलोसिटी को इसमें पुट कर दोगे, जो भी कटपिट के आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। लेकिन आपको पता था उसमें सारी
सारे क्या थे, कांस्टेंट थे, बहुत सारी चीजें कांस्टेंट थी, के हो गया, ई हो गया, आपका एम हो गया, ये सारी चीजें कांस्टेंट थी। तो v को तो हमने सब्स्टिट्यूट ही करी है इन द टर्म्स ऑफ r, तो v भी चला गया। तो यहाँ पे दो ही चीज वेरिएबल रहेगी, एक तो z और एक n, है ना। तो z और n वेरिएबल हो गए जो अलग अलग क्वेश्चन के लिए या अलग अलग ऑर्बिट के लिए, अलग अलग एलिमेंट के लिए आपका अलग अलग होगा। हमने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, तो हमारा आया था 0.529, 0.529। अब देखो इसमें बच्चों की कंफ्यूजन होती है कि z बड़ा होगा या फिर n बड़ा, मतलब z ऊपर डिनोमिनेटर में कौन होगा, न्यूमरेटर में कौन होगा। मुझे बताओ, रेडियस जो होगा वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना भी n बढ़ते जाएगा तो रेडियस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ऊपर क्या होगा, n², मतलब n रहेगा, और नीचे क्या होगा, z होगा, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस में जितना चार्ज की वैल्यू होगी, रेडियस क्या होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा, है ना। तो n²/z, और ये जो रेडियस आया आपका, ये हमें ध्यान में रखना है किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में। चलो, और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे हमें 3-4 चीजें देखनी है। बोर मॉडल से अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या आ सकता है, या तो रेडियस निकालो या वेलोसिटी निकालो, रेडियस निकालो या वेलोसिटी निकालो किसी भी इलेक्ट्रॉन का, या फिर क्या निकालो आप, काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, या फिर टोटल एनर्जी निकालो। तो यही सारी चीजें आपसे बोहर मॉडल ऑफ एटम में पूछी जाती है, तो हम इन पांचों चीजों को निकालेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर देते हैं, लिखो कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ, रेडियस निकालना है हमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। कैलकुलेशन होगा इसमें, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, जब मोल कंसेप्ट कर दिया तो ये भी कर लेंगे। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक तो होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे कम कर सकते हो, जब प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 5.529 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लमसम कितना आंसर आना चाहिए, ठीक है। 0.529 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना अप्रोक्सीमेशन आ जाता है ना दिमाग में उसके बारे में, तो वो तो आपका प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑर्बिट पूछ रहा है और हाइड्रोजन एटम का है, तो हाइड्रोजन एटम का Z1 हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्बिट पूछ रहा है तो N भी 1 हो जाएगा, दोनों चीज 1 होगी तो Rn क्या लिख सकते हो मैं, 0.529 क्या, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, पहला, ठीक। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, Z तो 1 ही रहेगा, अब N चेंज होता जाएगा, तो Rn क्या हो जाएगा 0. ये चीज तो 1 हो गया डिनोमिनेटर, अब हमें क्या करना है, सिर्फ 0.529 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 होता और 4 होता तो फिर कितना आंसर आता, 0.5 और 4 कितना होता, 2 होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से थोड़ा ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा वो तो आप ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा होगा तो ऑप्शन से ही कर दोगे, लेकिन यहाँ पे पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.11 समथिंग एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तीसरे में क्या हो जाएगा, Rn की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब इंटू 9 कर दिया हमने, ठीक है। अब मुझे बताओ 5 को अगर 0.5 को 9 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आंसर आता, 4.5 आता, ठीक है। अब ये 4.5 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, उसको सॉल्व करके देख लेना, ऑप्शन में तो ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से, तो ये आ जाएगा 4.76 एंगस्ट्रॉम। कैसे होगा ये, प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन कैसे आएगा, हाँ, हर ऑर्बिट के लिए फिक्स होगी, अब हर ऑर्बिट के लिए फिक्स ही तो होगी रेडियस, क्योंकि ऑर्बिट ऐसा ऐसा थोड़ी ना, ये थोड़ी ना ऑर्बिट, ऑर्बिट तो सर्कुलर है, ठीक है। हर ऑर्बिट के लिए रेडियस क्या होता है, हर सर्किल का रेडियस क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेडियस। अब ये हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ रेडियस पूछ रहा है, किसका, थर्ड बोहर ऑर्बिट, तीसरा बोहर ऑर्बिट, थर्ड बोहर ऑर्बिट
ऑफ Be+3, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है Be+3, ठीक है, एंड फोर्थ बोहर ऑर्बिट एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट एंड फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2। देखो पहले के लिए R किसके निकालते हैं, Be+3 का निकालते हैं, किसके लिए, N के लिए क्या है इसका 3 है, तो 0.529 N स्क्वायर मतलब 9 अपॉन Z कितना होता है इसका 4 होता है, सॉरी 5 होता है, 4 ही होता है, ठीक है। फिर आते हैं लिथियम पे Li+2 किसका, फिफ्थ बोहर ऑर्बिट का, तो ये क्या हो जाएगा 0.529 इनटू ये क्या हो जाएगा 25 अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका नीचे 3, ठीक। अब क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो डिवाइड कर दिया, ये से इससे कट गया, ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 अपॉन 25 इंटू 4 27/100, ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा 27:100, क्लियर है, क्लियर है सबको। अब देखो रेडियस से अगर क्वेश्चन रेडियस पर आता है तो और रेडियस से आपको क्या क्या पता चल सकता है, आप किसी भी ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो, किसी भी ऑर्बिट का एरिया निकाल सकते हो ना, या फिर क्या निकाल सकते हो, सर्कमफ्रेंस, एरिया, वेलोसिटी तो अभी निकालना हम सीखेंगे। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, क्वेश्चन है आपका सर्कमफ्रेंस निकालना है, डायमीटर निकालना है और एरिया निकालना है, किसका आपको निकालना है, फोर्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम आयन, ठीक है, Be+3। सबसे पहले रेडियस निकालेंगे, रेडियस के बाद डायमीटर निकालेंगे, सर्कमफ्रेंस निकालेंगे एंड एरिया निकालेंगे। ये मैं इतने सारे क्वेश्चन इजी इसलिए करा रही हूँ ताकि एक बार फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाए। हाँ 2.116, ठीक है, रेडियस निकल गया, डायमीटर उसका डबल हो जाएगा मतलब 4.232, सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2πr और रेडियस एरिया क्या हो जाएगा πr², ठीक है। कैसे निकाला, Rn आपको पता है 0.529, ठीक है, बेरिलियम का आपको पता है Z कितना होता है और N आपको गिवन है, मतलब 16 से मल्टीप्लाई कर दो और Z कितना होता है 4, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने क्या बोला था, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, अगर सिर्फ 5.5 होता तो 2 होता, तो 2.116 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। डायमीटर इसका डबल हो जाएगा 2r हो जाएगा, मतलब 4.232 एंगस्ट्रॉम। सर्कमफ्रेंस कैसे निकालोगे 2πr से और एरिया कैसे निकालेंगे πr² से, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें आपने क्या किया, इसको आपको रेशियो निकालना था, तो जब भी रेशियो निकालना होगा तो ये जो कांस्टेंट वाली चीज है ये लिखो या ना लिखो बात एक ही है, ठीक है। अगर रेडियस का रेशियो पूछ रहा है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि रेडियस ऑफ किसी भी का रेशियो पूछ रहा है 1 अपॉन रेडियस ऑफ 2 पूछ रहा है, तो ये वाली चीज तो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा आपका n1², ठीक है, क्या किया n1² इंटू Z2 अपॉन n2² इंटू Z1, ठीक है। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं, कॉमन सेंस लगाना है बस, ठीक है, इसमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, रेशियो पूछ रहा है, कांस्टेंट वाली चीज कट जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, इफ द रेडियस, क्वेश्चन है आपका, रेडियस आपको गिवन है फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम
फिफ्थ बोहर ऑर्बिट Li+2 का है x, ठीक है। ये रेडियस गिवन है फिफ्थ बोहर ऑर्बिट का के रेडियस का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन इन टर्म्स ऑफ x। देखो मैंने क्या बोला था, रेडियस ऑफ 1 अपॉन रेडियस ऑफ 2 क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट वाली चीज कट जाएगी, 27/50 सही जवाब है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर एक साथ था, और ये हो जाएगा इनटू z2 अपॉन z1। तो ये आपको गिवन है x, हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ हीलियम प्लस निकालना है। n1 n2 देखो ये फिफ्थ ऑर्बिट है मतलब 25, और ये कितना है, थर्ड ऑर्बिट है मतलब 9। समझ में आ रहा है ना। z2 लिथियम का क्या होता है, 3, और z2 हीलियम का क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 50/27, और ये ऊपर जाएगा तो रेडियस ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 27x/50, ठीक है। कांस्टेंट लिख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको पता ही है अंत में कट जाएगा, ठीक। अब हम आते हैं इसके ग्राफ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इतना हो गया सबका, और आपने जो A4 शीट बनाई है, फॉर्मूला शीट, उस पे ये सारे फॉर्मूले लिखते जा रहे हो ना, क्योंकि जैसे चैप्टर खत्म होगा ये बहुत काम आने वाला है। चैप्टर खत्म क्या होगा, जब तक आपका मेंस या एडवांस या जब तक आपका नीट का पेपर नहीं हो जाता तब तक काम आएगा। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, फॉर्मूला क्या था बच्चों, Rn इज इक्वल्स टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब मेरे को पता है एक चीज, मेरे को बस पता है कि y इज इक्वल्स टू mx प्लस c क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जिसका कोई भी इंटरसेप्ट हो सकता है c, है ना। किसी को नहीं पता ये बात, मैं फिर से बता दूं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, जिसमें इंटरसेप्ट क्या होगा, ये c होगा, इसका स्लोप क्या होगा, m होगा, ये y होगा और ये x होगा, ठीक। अगर ये c 0 हो जाए बच्चों, मैं अगर y इज इक्वल टू mx का ग्राफ बोलूं, मतलब ये चीज 0 हो गई, इंटरसेप्ट 0 हो गया, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इज इक्वल टू mx क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाह रही हूं Rn में वर्सेस Rn वर्सेस 1/z, तो ये व्हेन n इज कांस्टेंट, n को अगर मैं फिक्स कर दूं तो ये चीज क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Rn इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनटू 1/z। अब ये चीज क्या, तो मैंने x ले ली, ये चीज को मैंने y ले ली, और ये चीज कांस्टेंट है, तो क्या ये उसी टाइप का ग्राफ हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा ना। स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ऐसा। अब देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे इसको ओरिजिन से टच नहीं कराया, क्यों, कोई बता सकता है क्यों नहीं कराया? ओरिजिन से टच नहीं करा है, हाइपोथेटिकल क्या होता है, अगर मैं ओरिजिन से टच करा दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रेडियस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, z भी 0 नहीं हो सकता है, और 1/z तो 0 हो ही नहीं सकता है, और ये क्या हो जाएगा,
Rn भी 0 हो जाएगा। Rn 0 होने का क्या मतलब है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ समझ में आ गया। दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं, ये क्या था, Rn वर्सेस Z ग्राफ बनाते हैं वेयर n इज कांस्टेंट। अगर n कांस्टेंट हो तो ये ग्राफ बनाते हैं। आप देखो क्या हो जाएगा इसमें, ये हो गया आपका Rn और ये हो गया आपका Z। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये 1/z, Rn इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा K/Z। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका Rnz इज इक्वल्स टू K। अब ये जो होता है, देखो बच्चों, ये आपका ग्राफ आगे स्टेट्स ऑफ मैटर में भी बहुत काम आने वाला है। जब भी xy इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट हो तो वो कर्वेचर नेचर का ग्राफ होता है एंड इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला कुछ ऐसा होता है, पैराबोला नहीं यार, हाइपरबोला। पैराबोला तो ऐसे होता है, ऊपर की तरफ होता है पैराबोला। ठीक है, yx इज इक्वल्स टू xy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, ये जो ग्राफ होता है वो होता है हाइपरबोला का होता है। ठीक है, और हाइपरबोला और पैराबोला में क्या डिफरेंस है अभी मैं बताती हूँ। ये हो जाएगा कर्वेचर नेचर का ग्राफ और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखो पैराबोला क्या होता है, ये चीज होती है पैराबोला, इस डायरेक्शन में कर लो या फिर इस डायरेक्शन में कर लो। ठीक, हाइपरबोला क्या होता है, अगर यहाँ पे बनाओगे तो ये चीज होती है हाइपरबोला। समझ में आ गया डिफरेंस दोनों में, पैराबोला हाइपरबोला। ठीक है, ये क्या होता है, पूरा यू शेप का होता है, और ये क्या होता है, इसमें जो कर्व होता है वो अंदर की तरफ डिप्रेशन होता है, इसमें इधर की तरफ डिप्रेशन होता है। ठीक, तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में भी बहुत काम आने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना। देखो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन, xy इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्या आ गया, हाइपरबोला। जब y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर या x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर आए, तब जो नेचर ऑफ ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोला। ठीक है, तो अगर मैं बनाऊं ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ था, ये पहला ग्राफ था, अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ इधर साइड में बनाते हैं। तीसरा ग्राफ मैं बना रही हूँ बच्चों, किसमें, Rn वर्सेस n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने z को कांस्टेंट कर दिया। देखो मैं इसमें इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे ग्राफ बना देती, बोल देती रट लो। इसमें टाइम मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में हर जगह काम आता है। ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप जो है इक्वेशन जो कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो समझ लो एक बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, आपको पता है Rn इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये चीज कांस्टेंट हो गई अब, तो ये क्या हो गया, Rn इज इक्वल्स टू kn स्क्वायर। और मैंने क्या बोला था कि जब भी y इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर या x इज इक्वल्स टू my स्क्वायर का आए, तो वो जो नेचर ऑफ ग्राफ बनता है वो बनता है पैराबोला, पैराबोलिक फॉर्म का बनता है पैरा। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, देखो जो सिंगल डिजिट वाला होगा ना, मतलब जिसका पावर 1 होगा, उस तरफ आपका जो पैराबोला का जो मुंह और होगा, जो यू का जो ओपनिंग होगी वो सिंगल डिजिट, जो सिंगल वो है जिसके ऊपर आर, उसकी तरफ खुला रहेगा। तो इसमें y इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर आ रहा है ना, y इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर, तो y इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर में पैराबोला ऊपर की तरफ होगा या साइड लेटा हुआ होगा, ऊपर होगा ना। ठीक है, तो इसको ऊपर बना देते हैं। अब मुझे बताओ, मैं ये ग्राफ क्या कर रही हूँ, y वर्सेस n करते हैं ना, वर्सेस n ही करते हैं पहले, वर्सेस n स्क्वायर कर देंगे तो वो तो यही हो जाएगा। ठीक है, n स्क्वायर करेंगे, पहले n करेंगे, अगर n स्क्वायर कर दूंगी तो ये चीज तो आपकी x ही हो जाएगी ना, तब तो स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगा। तो Rn वर्सेस n क्या हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, Rn वर्सेस n। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू mx स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं Rn वर्सेस n स्क्वायर बनाऊं तो कैसा ग्राफ बनेगा,
आर एन वर्सेस एन स्क्वायर, ये कैसा ग्राफ हो जाएगा आपका, y इज इक्वल्स टू एम एक्स वाला ग्राफ हो जाएगा ना। तो फिर से अगेन ये क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हो गया आपका एन स्क्वायर, ये हो गया आपका आर एन। आगे बात समझ में, तो ये 4 इंपॉर्टेंट ग्राफ थे, ठीक है। हर ग्राफ, हर जब भी हम कोई भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे उस पे हम ग्राफ का स्पेशल ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, इतनी बात समझ में आ गई ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। अभी ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ लिख देती हूँ कि आपका है आर एन वर्सेस जेड में है और एन कांस्टेंट है, ठीक है। आर एन वर्सेस 1/z, आर एन वर्सेस 1/z में ग्राफ है, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अब ये क्या है, दो एलिमेंट्स का ग्राफ बनाया है इसमें, एक है ये और एक है ये, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसा भी हो सकता है, ठीक है। अब ये जो है ए है और ये है आपका बी वाला लाइन। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा लाइन हाइड्रोजन का है और कौन सा लाइन हीलियम का है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम वाला कौन सा है ये हमें पता करना है, बताओ। ए हाइड्रोजन है और बी हीलियम, कैसे पता लगा, अगर देखो मैं एक ही रेडियस पे बात करूं, मैंने रेडियस अगर एक ही पे रेडियस पे बात की तो इसका जो z है वो कम आ रहा है, इसका z क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो z किसका ज्यादा होता है, हीलियम का या हाइड्रोजन का, हीलियम, तो ये हो जाएगा आपका हीलियम का साइन और ए हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। आगे बात समझ में, मुझे लग नहीं रहा कि हम वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर पाएंगे, तो आप लोग क्या करना, मुझे क्वेश्चंस मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगी। वैसे तो इजी क्वेश्चन थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले थे और किलोवाट वाला था एक, हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है, ताकि ये आप ये जल्दी से कंप्लीट कर लेना, फ्लो बना हुआ है। करेक्ट। अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी किसका निकाल रहे हैं इसमें, किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। हर ऑर्बिट में वेलोसिटी अलग अलग होगा, इतना तो पता है, ठीक है। हर ऑर्बिट में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं, हमें क्या पता है, रेडियस के बारे में पता है, आर एन के बारे में हमें पता है, आर एन का हमने फॉर्मूला निकाल लिया है, ठीक है। क्या होता है याद करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ डिराइव कर रहे हैं इसलिए लिख रही हूँ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, और के भी है ना, के कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में आता है, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। तो ये हो गया आपका रेडियस का फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम वाला बताओ क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम वाला होता है एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर लो, इसमें रेडियस की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करके फिर मुझे आंसर बताओ, अभी करके बताओ। नोट्स में तो कर ही लिया है ना, साथ में रफ नोटबुक तो होगी, चलो ये मैं कर ही देती हूँ। एम वी एन लिख रही हूँ मैं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट लिख रही हूँ, और ये आर एन है, तो आर एन क्या हो जाएगा आपका एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। एन एच ये हो जाएगा एन एच, ये कट गया, ये कट गया, ये पाई कट गया, ये 2 आ गया, ठीक है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, हम पाई भी कट गया, वी एन निकाल लेंगे, एम से एम कट गया, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा 2 पाई ऊपर आएगा 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपका NH। यही आ रहा है मुझे बताओ। और अगर सीजीएस सिस्टम की बात कर रही हैं, ठीक है, इसमें जनरली सीजीएस सिस्टम की बात करें तो मैं के की भी वैल्यू वन रख लूं तो Bn क्या हो जाएगा 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन NH। अब यहाँ पे भी कौन कौन है वेरिएबल, वेरिएबल कौन कौन है Z और N, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, हम उन सब की वैल्यूज रख देंगे। H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट 2 आपको पता है, पाई आपको पता है, E स्क्वायर आपको पता है, N हमारा वेरिएबल रहेगा डिपेंडिंग ऑन द कौन सा ऑर्बिट, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू जो हम डालेंगे तो आपका Vn जो आएगा वो आ जाएगा 2.18 इंटू 10 का पावर 8 Z बाई N। और ये मैंने क्या बोला था सीजीएस सिस्टम में है, तो सीजीएस सिस्टम में मतलब सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड में आपका वेलोसिटी आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, दो बेसिक फॉर्मूले तो थे ही। एक फॉर्मूला हो गया आपका रेडियस का, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट विल बी इज इक्वल टू 0.529 इनटू n स्क्वायर, क्योंकि n बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा अपॉन z, ठीक है। ऊपर नीचे कंफ्यूज नहीं होना क्या चीज क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। और ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ये हो जाएगा सारी वैल्यूज पुट करने के बाद 2.18 इंटू 10 का पावर 8 z बाई n, ठीक। अब ये देख रहे हो कितना है ऑर्डर 10 का पावर 8, मतलब बहुत ज्यादा है, एक सेकंड में इतना सेंटीमीटर चल जाएगा, ठीक है। तभी तो बोलते हैं कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक। क्वेश्चन लिखेंगे कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है किसमें, थर्ड बोहर ऑर्बिट, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 ion, थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ Li+2 ion, ठीक है। सबका सही है। आपको पता है Z भी क्या है, इसका 3 है, और N भी क्या है 3 है, ऊपर नीचे से क्या हो जाएगा Z बाई N कट जाएगा, तो आपका क्या बच जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन क्या हो जाएगा आपका 2.18 इंटू 10 का पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत किसी को, सिंपल फॉर्मूला है। हाँ, फॉर्मूला याद करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे ताकि हमारा फॉर्मूला क्या हो दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। रेडियस वाला तो फॉर्मूला मुझे पता है कि याद हो गया होगा अब तक, रेडियस वाले फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें फिफ्थ बोहर ऑर्बिट, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट ऑफ बेरिलियम आयन, बेरिलियम आयन 1.44 इंटू 10 का पावर 8, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सिंपल Z बाई N करना है। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट N क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट N इक्वल्स टू 2, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट N इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। Z बाई N कर देंगे, इसका Z आपको पता ही है कितना होता है 4, तो Z बाई N करेंगे तो 4/6 करोगे तो मतलब 2/3 हो जाएगा, तो 2.18 इंटू 10 का पावर 8 इंटू 2/3 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1.44 इंटू 10 का पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो मैं दो चीजों पे फोकस कर रही हूँ, एक तो ये फॉर्मूला 2.18 इंटू 10 का पावर 8, दूसरा Z बाई N, और कि इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सीजीएस सिस्टम में होगा, क्योंकि हमने k इक्वल्स टू 1 लिया था स्टार्टिंग में, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी। जब भी मैं रेशियो की बात कर रही हूँ, ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी अगर मैं दो एटम्स का, दो आयंस का V1 अपॉन V2 कर रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा आपका
Z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Z1/Z2 इंटू N2/N1। इतनी बात समझ में आती है, कॉमन सेंस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम। हमें क्या निकालना है, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम एंड हमारा थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम में वेलोसिटी का रेशियो निकालना है 6:5। वेरी गुड, ठीक है। सिंपल क्या करना है, ये Z2 Z1/Z2, Z क्या होता है इसका 4 होता है, इसका कितना होता है 2, तो क्या हो जाएगा Z1/Z2 2 हो जाएगा। और फिफ्थ ऑर्बिट और ये क्या है आपका थर्ड ऑर्बिट, सॉरी ये थर्ड ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट, तो ये क्या हो जाएगा 6/5, 6:5। तो कभी कभी N1 N2 भी हो जाता है, जैसा अभी वैसे होने लगा था, ठीक है। अब रेडियस से रिलेटेड था तो क्या पूछा रहा था, सरकमफ्रेंस, एरिया, या फिर क्या पूछ सकते हैं डायमीटर, ठीक है। वेलोसिटी से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है, आपका मोमेंटम पूछ सकता है, एंगुलर मोमेंटम पूछ सकता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी पूछ सकता है। ये सारे टर्म्स किससे रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो ये पूछ ले। और आपसे मोमेंटम पूछ ले तो mv, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं शेल की बात नहीं कर रही हूँ, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा m इंटू वी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा m इंटू वी इंटू आर, जो इस रेडियस में मूव कर रहा होगा। और अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, I am not talking about energy of shell, I am only talking about energy of electron। क्या हो जाएगा, मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है विद मास m एंड वेलोसिटी v, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है हाफ mv², ठीक है। अब इससे भी ग्राफ रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस, तो इसका तो इजी है, इसमें कोई स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो इसमें एक तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और एक कर्वेचर नेचर का बनेगा। सिंपल, क्या बनेगा, पहला ग्राफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट वर्सेस z क्या हो जाएगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। अगर n कांस्टेंट है तो y इज इक्वल्स टू mx वाला हो जाएगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है। दूसरा ग्राफ में अगर बोलूं bn और 1/n में 1/n में, तो क्या हो जाएगा, ये भी चीज क्या हो जाएगी 1/n क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और ये हो जाएगा y, z क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, z क्या है आपका कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं ग्राफ बोलूं v और n में, बताओ कैसा बनेगा v और n में, v वर्सेस n, कोई बताएगा, v was directly proportional to z/n। अब मैंने z को कांस्टेंट कर दिया, और v और n में, तो ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x, ये क्या हो जाएगा yx इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये ग्राफ किसका होता है, हाइपरबोला का, कर्वेचर नेचर होगा, ऐसा कर्व होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये हो गया आपके ग्राफ। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, क्या, एनर्जी। रेडियस कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, दोनों का फॉर्मूला नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं किस पे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, ठीक है।
अब देखो किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसके पास दो तरह की एनर्जी होंगी, एक होगा काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसके बराबर होगा, हाफ mv², जो कि किसके बराबर होगा, यहाँ पे m क्या है आपका, चलो मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ये है आपका न्यूक्लियस, इसके अराउंड मान लो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इसके पास चार्ज है E, इसके पास है चार्ज Z, ये V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, Vn बोल देती हूँ मोर स्पेसिफिकली, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है, ठीक है। अब इनके पास क्या है, दो तरह की टेंडेंसीज है, एक है आपका काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कोई भी मूविंग पार्टिकल के पास ये दो चीजें होंगी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv², या फिर हम इसको बोल सकते हैं हाफ Ze²/r, ठीक है, हाफ Ze²/r, ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि क्या था, mv²/r क्या था, kZe²/r², याद आया, mv²/r क्या था, kZe²/r, r से r कैंसिल हो गया, तो mv² को क्या मैं लिख सकती हूँ, kZe²/r, तो यहाँ पे मैंने mv² को क्या लिख दिया, k1 ले लिया हमने सीजीएस सिस्टम में, और ये हो गया Ze²/r, तो ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, दो चार्ज के Q1 Q2 अपॉन R, के Q1 Q2 अपॉन R, बचपन में हमने देखा था जब स्टार्टिंग कर रहे थे इस चैप्टर का, सीजीएस सिस्टम में कर रहे हैं ना, यूनिट्स पे अभी हम आएंगे, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में है, यूनिट्स पे भी आते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैंने बोला था, इसमें जो भी आंसर आएगा या तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा या जूल में आएगा या किलो जूल पर मोल में आएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर आते हैं, ये क्या हो जाता है, के Q1 Q2 अपॉन R। Q1 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव, Q2 क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव, तो क्या मैं लिख सकती हूँ, K को मैंने 1 लिख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ, ये मैं लिख सकती हूँ ZE इंटू माइनस ऑफ E अपॉन R, तो इसको मैं लिख सकती हूँ क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Ze²/r, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया हमारा, माइनस ऑफ Ze²/r। ये जो माइनस साइन है ये किसकी वजह से है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ये किधर की तरफ लग रहा है, माइनस साइन और कुछ नहीं बता रहा है, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि माइनस साइन डिनोट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब मैं मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर देंगे तो क्या आ जाएगा, के प्लस पीई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा, तो कर देते हैं, हाफ माइनस 1, कितना होता है हाफ माइनस 1, माइनस हाफ होता है ना, हाफ माइनस 1 कितना होता है, बाकी ये सारी चीज तो सेम ही है इसमें भी और इसमें भी, हाफ माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1, तो मैं क्या माइनस हाफ, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ Ze²/r,
तो ये हो गया आपका टोटल एनर्जी माइनस हाफ Z² बाई। तीन चीजें देखी हमने, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट, टोटल एनर्जी। एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि हाफ mv² है, ठीक है, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन, एंड टोटल एनर्जी में भी क्योंकि दोनों को हमने ऐड किया है तो इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब r इंफिनिटी पे चला जाए, रेडियस क्या हो, अगर इनफाइनाइट पर हो तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, बेटा ये डिनोमिनेटर अगर टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, ठीक है, टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। और क्या अगर ये माइनस साइन है तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर, और वो कहाँ होगी, r इंफिनिटी पे। टोटल एनर्जी दैट इज द मैक्सिमम टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 एट r इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है एनर्जी की वो क्या हो सकती है, 0, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है इसमें, नेगेटिव साइन ये नहीं बता रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव है, वो बता रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक। अब मुझे बताओ, रेशियो निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का क्या होगा रेशियो, -1। रेशियो से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ठीक है। तो सबसे पहले ke बाई टी क्या हो जाएगा आपका, -1, ठीक है। pe बाई टी क्या हो जाएगा, pe बाई टी, ये आपका pe और ये है te, कितना आ जाएगा, 2। अरे माइनस माइनस कट गया, नीचे टी है, हाफ ऊपर चला जाएगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहां से हम ke/pe/te निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1/-, -2/-1, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गया हमारा टोटल एनर्जी। रेशियो जैसे निकालते हैं वैसे ही रेशियो निकाले हमने इसमें, क्योंकि ऊपर ये -1 था तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, या तो -1, 2 और 1 लिख लो, या फिर 1 - 2 - 1 लिख लो, बात एक ही है। अब देखो टोटल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन डिराइव करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है, हमने कैसे निकाल लिया, और रेशियो भी निकाल लिया। अब आते हैं टोटल एनर्जी का जो एक्सट्रैक्ट फॉर्मूला है। जब भी क्वेश्चन में EN करके लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिट इज इतना इतना गिवन हो क्वेश्चन में, तब उस एनर्जी को हम टोटल एनर्जी ही मानेंगे, ठीक है। अगर उसको पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफाई करने हैं तो क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी लिखा होगा, लेकिन अगर सिर्फ एनर्जी लिखा हुआ है तो हम उसको क्या मानेंगे, टोटल एनर्जी ही होता है वो गिवन, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, -12 क्या Z²/r, यही होता है ना। r की वैल्यू आपको पता ही है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12 Z², और ये क्या होता था, n² अपॉन 4π² m kz², याद आ रहा है, 4π² m kz²। अब यहाँ पे भी सारी चीजें क्या है, बहुत सारी चीजें क्या है, अब इसमें ये क्या हो जाएगा,
रीअरेंज करते हैं इसको, ये हो जाएगा -12 4 पाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा m z स्क्वायर e का पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, k की वैल्यू मैंने 1 रख दी, ठीक है, यही हो जाएगा। सारे कांस्टेंट की वैल्यू डाल देते हैं अब इसमें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है, जब सारे कांस्टेंट की वैल्यू डाल देंगे तो टोटल एनर्जी जो आएगा वो आएगा -13.6, ऊपर क्या आएगा z स्क्वायर और नीचे क्या आएगा आपका n स्क्वायर, z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये सीजीएस यूनिट में है इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये एक एटम का है। अगर मुझे 1 मोल का निकालना होगा तो मुझे इससे क्या करना पड़ेगा, Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और पर एटम के लिए है, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको चाहे कितना भी मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या यहां से मैंने निकाला कि जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जूल पर एटम में करना हो तो बताओ क्या करोगे, जूल पर मोल में निकाल लोगे। जूल पर एटम क्या होता है, जूल ही तो होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻, -19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही तो होता है जूल पर एटम। जूल पर मोल किया था तब हमने किसको इससे मल्टीप्लाई किया था, मोल से, Na से, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। तो पहला कंक्लूजन है कि जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए अगर मैं एलिमेंट को कांस्टेंट कर दूं तो z कांस्टेंट हो जाएगा, एक एलिमेंट के लिए z कांस्टेंट हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। यही बात तो बोली थी बोहर ने कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स एनर्जी के साथ मूव करेगा, ये बोला था, ठीक है। तो दूसरा कंक्लूजन इससे निकला इक्वेशन ऑफ एनर्जी से। तीसरी बात कि एट इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। क्लियर है। अब जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है वो आप करके आओगे। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करके आएंगे और याद भी करना है, हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें याद होना चाहिए, ठीक है। मैं भी बता दे रही हूँ, फर्स्ट तो आप देख लोगे, दोनों ही माइनस, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा -13.6। सेकेंड में क्या हो जाएगा, ये तो बराबर ही है, ये कम हो जाएगा, ठीक है। 13 कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे किससे, सेकेंड मतलब 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3.4, -3.4। तो -13.6 -3.4, E3 कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड कर दोगे किससे, 9 से, 13.6 को 9 से डिवाइड कर दोगे आ जाएगा आपका 1.5, और E4 आ जाएगा 0.85। ये चारों जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऑर्बिट के लिए और फोर्थ ऑर्बिट के लिए भी, ठीक है। 1 2 3 4 का याद करना है। बाकी कोई भी एलिमेंट का पूछे आप क्या करोगे, उसके z² से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल, ठीक है। इसीलिए 4 तो आपको याद होनी चाहिए ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है तो कैलकुलेशन ना करने लगो। -13.6, -3.4, -1.5 एंड 0.85 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो कल मिलते हैं।